जब कोई बहुत तेज रफ्तार वाली नई स्पोर्ट्स कार खरीदता है ना, तो सबसे पहले किन चीजों पर ध्यान जाता है? ज्यादातर लोग तो बस उसका शानदार डिजाइन देखते हैं या फिर इंजन की ताकत कैसी है। बिल्कुल। या फिर ये चेक करते हैं कि वो 0 से 100 की स्पीड कितनी जल्दी पकड़ती है। इन चकाचौंध करने वाले फीचर्स के बीच ना एक चीज है जिसे सब भूल जाते हैं। आप उस मोटे और उबाऊ से कार मैनुअल की बात कर रही है ना? हाँ, बिल्कुल वही मैनुअल, जिसे शायद ही कोई इंसान बैठकर पढ़ता है। मतलब जब तक सड़क सीधी है और मौसम साफ है तब तक तो वो मैनुअल किसी काम का लगता ही नहीं है। सही बात है, वो बस कागज का एक फालतू पुलिंदा सा मालूम होता है। और देखिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सोचिए, एक ऐसी कार है जो पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगे, लेकिन उसे चलाने वाले ने ये चेक ही नहीं किया कि उसमें एयरबैग्स कैसे काम करते हैं, या फिर किसी आपातकालीन स्थिति में उसका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह प्रतिक्रिया देगा। बिल्कुल। और अचानक कोई तीखा मोड़ आ जाए तो वो अनदेखा किया गया मैनुअल अचानक से जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा जो मुख्य विषय है वो भी बिल्कुल इसी स्थिति की तरह है। हमने ना वित्तीय बाजार के कई शोध पत्रों, आर्टिकल्स और सेबी के दिशा निर्देशों का एक पूरा स्टैक खंगाला है। और इन सारे स्रोतों का निचोड़ निकालकर हम आज कुछ बहुत अहम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हम म्यूचुअल फंड के उन दस्तावेजों का असली सच सामने लाने वाले हैं जिन्हें लोग अक्सर बिना पढ़े ही बस हस्ताक्षर कर देते हैं, या आजकल कहें तो बस ऐप पर टिक कर देते हैं। हाँ, आजकल तो हर तरफ बस एक ही आवाज गूंजती है कि म्यूचुअल फंड सही है। अरे हाँ, किसी इन्फ्लुएंसर की रील देखी या ऐप पर एक हरे रंग का आकर्षक सा इन्वेस्ट बटन दिखा और बस बिना कुछ सोचे अपनी गाढ़ी कमाई निवेश कर दी। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि सारा ध्यान सिर्फ एक ही आंकड़े पर अटका होता है कि मुनाफा कितना होगा या रिटर्न्स कितने मिलेंगे। बस रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। निवेश की दुनिया में लोग संभावित मुनाफे की चमक में इतने खो जाते हैं कि वे उस पूरी प्रक्रिया और उन शर्तों को भूल जाते हैं जो असल में उस मुनाफे को तय करती हैं। और उन शर्तों को समझने का जो एकमात्र रास्ता है वो है ये दस्तावेज। तो चलिए आज की इस चर्चा में इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य निवेश से जुड़े इन जटिल दस्तावेजों को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करना है, ताकि ये जो बिना सोचे समझे किया गया भरोसा है ना, जिसे ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं, उसकी जगह सही और स्पष्ट जानकारी ले सकें, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। तो हमने शुरुआत में मैनुअल की बात की थी। म्यूचुअल फंड की दुनिया में ना इस मैनुअल के 2 बहुत ही भारी भरकम नाम है। एक है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसे SID कहा जाता है। SID। और दूसरा है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, यानी KIM। हर जगह इन 2 शब्दों का जिक्र होता है, लेकिन सच तो ये है कि इनका असल मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो है। तो आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाइए कि ये दोनों आखिर हैं क्या? देखिए, ये बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर SID की बात की जाए ना, तो ये समझ लीजिए कि ये उस म्यूचुअल फंड की पूरी जन्म कुंडली है। अच्छा, जन्म कुंडली। हाँ, ये एक बहुत ही विस्तृत कानूनी और तकनीकी दस्तावेज होता है जो अक्सर 100 पन्नों से भी ज्यादा का हो सकता है। 100 पन्ने? बाप रे। बिल्कुल। इसमें फंड के उद्देश्य क्या हैं, निवेश की रणनीति क्या होगी, फंड मैनेजर का इतिहास, जोखिम के प्रकार, नियम कानून, मतलब सब कुछ बहुत ही विस्तार से लिखा होता है। एक तरह से ये एक पक्का कानूनी अनुबंध है। लेकिन देखिए, कोई भी आम इंसान अपना काम धाम छोड़कर 100 पन्नों का कानूनी दस्तावेज बैठकर तो नहीं पढ़ सकता। ये तो व्यवहारिक रूप से असंभव सा लगता है मुझे। और बिल्कुल यही कारण है कि की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी KIM को लाया गया। नियामकों को भी ये बात समझ आ गई थी कि भाई इतने लंबे दस्तावेज कोई नहीं पढ़ता। तो KIM एक तरह से उसका शॉर्टकट है। आप इसे एक चीट शीट या सारांश कह सकती हैं। ये SID का ही एक छोटा कुछ पन्नों का वर्जन होता है जिसमें सिर्फ सबसे जरूरी बातें लिखी होती हैं। जैसे कि फंड कहाँ निवेश करेगा, उसमें जोखिम कितना है और आपके खर्चे क्या होंगे। निवेश करने से पहले कम से कम इस KIM को पढ़ना तो हर हाल में अनिवार्य होना ही चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर कोई पूरी किताब नहीं पढ़ सकता तो कम से कम समरी तो पढ़ ही लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लोग ये समरी भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल नहीं पढ़ते। क्योंकि देखिए, हर विज्ञापन के अंत में ना एक बहुत तेज आवाज में चेतावनी दी जाती है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। ये लाइन इतनी बार सुनी जा चुकी है कि अब दिमाग ने इसे रजिस्टर करना ही बंद कर दिया है। एकदम सही कहा आपने।
मतलब ये तो बस एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह हो गई है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में ना बैनर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। बैनर ऑफ ब्लाइंडनेस। हाँ, मतलब लोग संभावित मुनाफे को देखकर जोखिम की इन स्पष्ट चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। वे बस मान बैठते हैं कि ये तो बस एक कानूनी खानापूर्ति है, एक सामान्य सा डिस्क्लेमर है जो सबको देना पड़ता है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है कि म्यूचुअल फंड तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तरह पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। अगर कोई उन दस्तावेजों को, खासकर KIM को खोलकर पढ़े ना, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अलग-अलग फंड्स में जोखिम का स्तर बिल्कुल अलग होता है। मतलब सारे म्यूचुअल फंड एक जैसे सुरक्षित नहीं होते। बिल्कुल नहीं, कुछ फंड्स बहुत अधिक अस्थिर होते हैं जिन्हें हम वॉलेटाइल कहते हैं। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। तो इसका कोई उदाहरण देके समझाएंगे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी फंड में स्मॉल कैप एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप मतलब? वो छोटी कंपनियां, हाँ, स्मॉल कैप यानी बहुत छोटी कंपनियां जो अभी बाजार में नई हैं या अपने विकास के शुरुआती चरण में हैं। अब होता क्या है कि इन कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं, जिससे रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखते हैं। बिल्कुल, लेकिन बाजार में जरा सी हलचल होने पर ये सबसे पहले गिरते भी हैं। इसके अलावा एक सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी होता है। मान लीजिए कोई फंड सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिर्फ फार्मा कंपनियों में निवेश कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा पैसा एक ही टोकरी में रखा जा रहा है। अगर वो टोकरी गिरी तो सब कुछ गया। एकदम सही। अगर उस विशेष सेक्टर में कोई सरकारी नियम बदल जाए या कोई वैश्विक मंदी आ जाए, तो पूरा का पूरा फंड एक साथ धड़ाम से गिर सकता है। बाप रे। जब बाजार ऊपर जाता है तो रिटर्न्स आसमान छू सकते हैं, लेकिन जब गिरावट आती है तो वो उतनी ही तेज और भयानक हो सकती है। और ये सब KIM में लिखा होता है? जी हाँ, दस्तावेजों में ये स्पष्ट रूप से एक रिस्कोमीटर के जरिए दर्शाया जाता है, जो बताता है कि जोखिम लो है, हाई है या वेरी हाई है। ये तो बिल्कुल उसी स्पोर्ट्स कार वाली बात हो गई ना। जितनी तेजी से कार आगे बढ़ेगी, दुर्घटना होने पर नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए एयरबैग्स यानी जोखिम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। लेकिन देखिए, शोध पत्रों का ये पूरा स्टैक पढ़ते हुए ना, मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। वो क्या? बात सिर्फ बाजार के गिरने या क्रैश होने की नहीं है। कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जो छुपकर वार करते हैं। मतलब सिर्फ बाजार के जोखिम ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि कुछ ऐसे छुपे हुए खर्च भी हैं जो लगातार हर दिन मुनाफे को दीमक की तरह चाटते रहते हैं। आप एक्सपेंस रेशियो की बात कर रही हैं? हाँ, मुनाफे को धीरे धीरे खत्म करने वाला ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही गहरा है। उन छुपे हुए खर्चों में सबसे प्रमुख नाम एक्सपेंस रेशियो ही है। निवेश की दुनिया में ये सबसे ज्यादा छिपा हुआ लेकिन सबसे अधिक असरदार कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्सपेंस रेशियो असल में है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये वो सालाना फीस है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस पैसे को मैनेज करने, विशेषज्ञों की टीम रखने और अपने प्रशासनिक खर्चों के लिए वसूलती है। इस खर्चे को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है। अरे जरूर बताइए। इसे एक हवाई जहाज के सफर की तरह देखा जा सकता है। मान लीजिए कि हवाई जहाज यानी निवेश किया गया पैसा बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर उड़ रहा है। ठीक है। लेकिन सामने से एक तेज हवा का दबाव आ रहा है जिसे हेडविंड कहते हैं। अब ये हवा जहाज को पीछे तो नहीं धकेल रही, लेकिन उसकी गति को धीमा जरूर कर रही है। तो उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। इस हेडविंड की वजह से जहाज को ज्यादा ईंधन जलाना पड़ेगा और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लेगा। एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल इसी हेडविंड की तरह काम करता है। ये हमारी कंपाउंडिंग की रफ्तार को धीमा कर देता है। ये हवाई जहाज वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये खर्चा किस तरह वसूला जाता है, यानी इसका मैकेनिज्म क्या है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पैसा अलग से किसी बिल में मांगकर नहीं लिया जाता। किसी निवेशक के पास कोई मैसेज नहीं आता कि कृपया अपना एक्सपेंस रेशियो भरें। तो फिर ये कटता कैसे है? ये चुपचाप हर रोज फंड की वैल्यू से कट जाता है। 1 मिनट, हर रोज कटता है? जी हाँ। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि ये साल के अंत में बस एक बार कटता होगा। और यहीं पर दस्तावेजों को गहराई से समझना जरूरी हो जाता है। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है ना, तो इस 2% को साल के 365 दिनों में बांट दिया जाता है। अच्छा। हर दिन शाम को जब फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी NAV तय की जाती है, तो वो NAV घोषित होने से ठीक पहले उस दिन के हिस्से का खर्चा काट लिया जाता है। मतलब जो कीमत हमें अपनी स्क्रीन पर दिख रही होती है वो खर्चा कटने के बाद की कीमत होती है।
इसीलिए किसी को एहसास ही नहीं होता कि पैसा कट भी रहा है। बिल्कुल। इसे थोड़ा गणित के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है और किसी व्यक्ति ने उसमें 5 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक साल में लगभग 10,000 रुपए सिर्फ उस फंड को मैनेज करने की फीस के रूप में जा रहे हैं। 10,000 रुपए हर साल? हाँ, और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। अगर वो निवेश 10 या 20 साल तक चलता है तो ये हर साल कटेगा। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस कटे हुए पैसे पर जो कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता था ना, जो रिटर्न मिल सकता था, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये तो सच में चौंकाने वाला है। लंबे समय में ये जो साइलेंट चार्जेस हैं, ये कुल मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते होंगे। बिल्कुल खा जाते हैं। और देखिए, इसी एक्सपेंस रेशियो से जुड़ा एक और बहुत बड़ा विषय है जिस पे आजकल बाजार में सबसे ज्यादा बहस होती है। वो है रेगुलर प्लान बनाम डायरेक्ट प्लान। ये बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। कहा जाता है कि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। अब एक मिनट, यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। जी पूछिए। अगर रेगुलर प्लान इतने ही नुकसानदायक हैं और उनमें इतना खर्चा है, तो सेबी या सरकार ने पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर दिया? आखिर इन ब्रोकर्स या वित्तीय सलाहकारों की जरूरत ही क्या है? क्या ये सिर्फ निवेशकों का पैसा खाने के लिए बैठे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये किसी भी तरह से वित्तीय सलाहकारों को गलत ठहराने की बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? दरअसल भारत जैसे देश में, जहां वित्तीय साक्षरता अभी भी विकास के चरण में है, वहां हर कोई खुद से बाजार का विश्लेषण नहीं कर सकता। हाँ, ये तो सच है। हर किसी को फाइनेंस की समझ नहीं होती। बिल्कुल। बहुत से लोगों को निवेश शुरू करने के लिए, सही फंड चुनने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण, जब बाजार गिरता है तो घबराहट में पैसा न निकालने के लिए एक सलाहकार के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। रेगुलर प्लान इसी सेवा की कीमत है। अच्छा, मतलब रेगुलर प्लान में जो पैसा निवेश होता है उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें से एक हिस्सा लगातार कमीशन के रूप में उस एडवाइजर को जाता रहता है। एकदम सही समझे आप। सलाहकार अपना समय दे रहा है, अपनी विशेषज्ञता दे रहा है, तो उसे उस सेवा का शुल्क मिलना तो स्वाभाविक है। सरकार या सेबी से बैन नहीं कर सकती क्योंकि एक वैध सेवा है। और इसके विपरीत डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं? डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए हैं जो खुद अपना शोध कर सकते हैं। इसमें कोई बिचौलिया या कमीशन नहीं होता। निवेशक सीधे फंड हाउस से जुड़ता है, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो मतलब असली मुद्दा जागरूकता का है। किसी भी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो उस सलाह की असल कीमत क्या चुका रहा है। बिल्कुल, जागरूकता ही बचाव है। अगर कोई रेगुलर प्लान ले रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो उस सलाहकार को हर साल एक कमीशन दे रहा है। देखने में शायद एक साल में ये अंतर सिर्फ 1% का लगे। हाँ, 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन 15 या 20 सालों के कंपाउंडिंग पीरियड में ये 1% का छोटा सा अंतर लाखों रुपयों में बदल जाता है। अगर किसी को रास्ता खुद पता है तो गाइड को हर कदम पर पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर रास्ता नहीं पता तो गाइड की फीस देना समझदारी है। यही सटीक विश्लेषण है। लेकिन खर्चे सिर्फ फंड में बने रहने के नहीं होते ना। मैंने पढ़ा है कि एक खर्चा ऐसा भी है जो फंड से बाहर निकलने पर लगता है। हाँ, आप एग्जिट लोड की बात कर रही हैं। दस्तावेजों में इसे एग्जिट लोड ही कहा जाता है। ज्यादातर लोगों की तो यही धारणा होती है कि म्यूचुअल फंड का मतलब है लिक्विडिटी, मतलब जब मन किया बटन दबाया और अपने पैसे निकाल लिए। उन्हें लगता है इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। और ये एक आधा सच है। कई फंड्स में समय से पहले पैसा निकालने पर एक पेनाल्टी लगती है, जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। ये पेनाल्टी कितनी होती है? दस्तावेजों में ये साफ लिखा होता है कि अगर एक निश्चित समय, मान लीजिए 1 साल से पहले पैसा निकाला गया तो 1% का चार्ज लगेगा। यानी अगर किसी आपात स्थिति में 2 लाख रुपए निकालने पड़े तो सीधे सीधे 2,000 रुपए कट जाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है कि ये एग्जिट लोड आखिर लगाया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ निवेशकों को परेशान करने या उनसे पैसे ऐंठने का तरीका है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा मैकेनिज्म काम करता है। इसे आपको फंड की सुरक्षा के नजरिए से समझना होगा। वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो फंड मैनेजर उस पैसे से शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीद लेता है। अब मान लीजिए बाजार में थोड़ी सी गिरावट आई और बहुत सारे निवेशक घबराकर एक साथ अपना पैसा वापस मांगने लगे।
ऐसा तो होता ही है पैनिक में। इसे वित्तीय भाषा में रन ऑन द फंड कहा जा सकता है। तो अगर सब एक साथ पैसा मांगेंगे तो फंड मैनेजर को मजबूरी में नुकसान उठाकर उन शेयर्स को बेचना पड़ेगा। एकदम सही। और अगर वो नुकसान उठाकर शेयर बेचेगा तो इसका असर उन निवेशकों पर भी पड़ेगा जिन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला है, मतलब पूरी एएनएवी गिर जाएगी। ओहो, ये तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए एग्जिट लोड का नियम बनाया गया, ताकि जो लोग जल्दी घबरा कर पैसा निकालते हैं वो एक पेनल्टी दे, और ये पेनल्टी वापस उसी फंड में जोड़ दी जाती है ताकि लंबे समय तक टिके रहने वाले निवेशकों का नुकसान ना हो। अच्छा, तो ये पेनल्टी एएमसी की जेब में नहीं जाती? नहीं, ये फंड में वापस जाती है। ये एक तरह से बाजार की स्थिरता बनाए रखने का तरीका है। ये तो बहुत ही शानदार जानकारी है। मतलब एग्जिट लोड सिर्फ एक जुर्माना नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की सुरक्षा के लिए एक दीवार है जो धैर्य के साथ निवेश में बने रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए, जहां एग्जिट लोड जुर्माना लगाकर पैसा निकालने से रोकता है, वहीं कुछ दस्तावेज पैसे को पूरी तरह से एक तय समय के लिए लॉक ही कर देते हैं। मतलब जुर्माना देकर भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये लॉक इन पीरियड का जाल क्या है? इसका सबसे बड़ा और आम उदाहरण है ELSS म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें टैक्स बचाने वाले फंड्स के रूप में जाना जाता है। हाँ, मार्च का महीना आते ही सब इसमें पैसा डालने लगते हैं। बिल्कुल, टैक्स बचाने की होड़ में बहुत से लोग बिना दस्तावेज पढ़े इनमें निवेश कर देते हैं। लेकिन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इन फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और ये कोई सुझाव नहीं है, ये तो एक सख्त कानूनी नियम है। एकदम सख्त नियम है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर बाजार अचानक से 40% गिर भी जाए और कोई देखकर घबरा रहा हो कि उसकी जीवन भर की कमाई डूब रही है, तब भी वो अपना पैसा 3 साल से पहले निकाल ही नहीं सकता। मतलब वो पैसा पूरी तरह से बाजार की लहरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। हाँ, जब तक 3 साल पूरे नहीं होते कोई एग्जिट का दरवाजा नहीं खुलता। ये स्थिति तो सच में डराने वाली हो सकती है, खासकर तब जब कोई बिना अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन किए सारा पैसा ऐसे फंड्स में डाल दे। बिल्कुल, और लोग अक्सर ये गलती करते हैं। तो इन सभी छिपे हुए खर्चों, एग्जिट लोड और लॉक इन जैसी शर्तों के बावजूद लोग गलत फंड्स क्यों चुनते हैं? हमने जो शोध किया उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। आखिर पढ़े लिखे लोग भी ये गलती क्यों करते हैं? देखिए, इसके पीछे जो मनोविज्ञान काम करता है ना, उसे पास्ट रिटर्न्स ट्रैप या पुराने रिटर्न्स का धोखा कहा जाता है। पास्ट रिटर्न्स ट्रैप? हाँ, बिहेवियरल फाइनेंस में इसे रीसेंसी बायस भी कहते हैं। मानव मस्तिष्क क्या करता है कि हाल ही में हुई घटनाओं को बहुत ज्यादा महत्व देता है। कैसे? कोई व्यक्ति वेबसाइट खोलता है, फंड्स को पिछले 1 साल के रिटर्न्स के आधार पर फिल्टर करता है और देखता है कि एक फंड ने पिछले साल 30% का रिटर्न दिया है। दिमाग तुरंत ये मान लेता है कि अगले साल भी ये 30% ही देगा। मतलब लोग इसे फिक्स डिपॉजिट की तरह देखने लगते हैं, जहां ब्याज दर पहले से तय होती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो जो 30% का रिटर्न है ना, वो एक बीता हुआ कल है, वो इतिहास है, भविष्य नहीं। बिल्कुल सही बात है। वो पैसा तो उन लोगों ने बनाया जो उस समय उस फंड में निवेशित थे। जब कोई उन दस्तावेजों को खोलकर पढ़ता है तो असली कहानी वहां पता चलती है कि फंड मैनेजर ने वो भारी भरकम रिटर्न हासिल कैसे किया। और दस्तावेज वही सच्चाई बताते हैं जो रिटर्न के पीछे छुपी होती है। क्या उस मैनेजर ने बहुत ज्यादा जोखिम लिया था? क्या उसका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन बहुत अधिक था? पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन मतलब? यानी क्या उसने सारा पैसा सिर्फ 2-4 कंपनियों पर ही दांव पर लगा दिया था? अगर किसी फंड ने बहुत ज्यादा रिस्क लेकर 1 साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी लिया ना, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आने वाले सालों में भी वैसा ही करेगा। अधिक जोखिम वाले फंड्स के अगले साल बुरी तरह गिरने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती होगी। एकदम सही, गिरने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए वित्तीय दस्तावेजों में हमेशा ये साफ लिखा होता है कि पिछले रिटर्न्स भविष्य के प्रदर्शन की कोई गारंटी नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य से ये लाइन भी उसी मार्केट रिस्क वाली चेतावनी की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी जाती है। हाँ, लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए इन सभी चीजों को मिलाकर एक वास्तविक परिदृश्य बनाते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए निवेश करने का मन बनाया। ठीक है। लेकिन उसने कोई मैनुअल, कोई SID या KIM नहीं पढ़ा। नतीजा क्या हुआ? उसने सिर्फ पिछले साल का 30% रिटर्न देकर एक हाई एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुन लिया। और मान लेते हैं उसमें 2% का एग्जिट लोड भी था। बिल्कुल। और बिना सोचे समझे उसने बहुत ही ज्यादा अस्थिर स्मॉल कैप फंड ले लिया, और वो भी किसी बैंक कर्मचारी के कहने पर रेगुलर प्लान में ले लिया, जिसमें लगातार कमीशन कट रहा है। देखिए, इस एक फैसले में ना कई सारी गंभीर गलतियां एक साथ हो गईं, और इसका परिणाम अगले दिन या अगले महीने नहीं दिखेगा।
निवेश की शुरुआत में तो सब कुछ बहुत सामान्य लगता है, लेकिन 10 या 15 सालों के बाद क्या होगा? जब 10-15 साल बाद हिसाब लगाया जाएगा तो इन सब की वजह से मुनाफे में लाखों रुपयों का फर्क आ चुका होगा। लाखों रुपयों का? हाँ, जो पैसा बैंक अकाउंट में होना चाहिए था वो इन छिपे हुए चार्जेस, कमीशन, कंपाउंडिंग के नुकसान और गलत कैटेगरी के कारण सिस्टम में ही कहीं बढ़ चुका होगा। और सबसे बुरी बात यह है कि उस व्यक्ति को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उसने अनजाने में कितना बड़ा नुकसान सह लिया है। बिल्कुल, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा। तो किसी भी व्यक्ति को अपना पैसा लगाने से पहले, उस इन्वेस्ट बटन को दबाने से पहले क्या-क्या चेक करना चाहिए? देखिए, एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक चेकलिस्ट है जो हर निवेश से पहले काम आनी चाहिए। बताइए। सबसे पहले फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। क्या ये उसी कैटेगरी के बाकी फंड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा, एग्जिट लोड को समझना होगा। अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बाहर निकलने की कीमत या जुर्माना क्या होगा? तीसरा, रिस्क कैटेगरी। क्या ये फंड आपकी जोखिम उठाने की क्षमता से मेल खाता है या सिर्फ अधिक रिटर्न के लालच में ज्यादा जोखिम लिया जा रहा है? और चौथा पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी, वो है लॉक इन पीरियड। क्या ये निवेश किया गया पैसा एक तय समय के लिए कानूनी तौर पर बंद तो नहीं रहा है, जैसे कि ELSS फंड्स में होता है? बिल्कुल। और पांचवा, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि डायरेक्ट प्लान लिया जा रहा है या रेगुलर प्लान, और उस फैसले के पीछे का गणित और कमीशन का ढांचा पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है पोर्टफोलियो एलोकेशन, यानी पैसा असल में किन कंपनियों और किन सेक्टर्स में जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि जोखिम कितना केंद्रित है। एकदम सही। अगर कोई इन बुनियादी चीजों को दस्तावेजों में पढ़ लेता है ना, तो वो उन 90% निवेशकों की भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है, जो सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर अंधेरे में तीर चलाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो चर्चा को समेटते हुए हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक निवेश का साधन या कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात पैसे को दोगुना कर दे। बिल्कुल नहीं। ये मूल रूप से एक कानूनी वित्तीय दस्तावेज है, एक ऐसा अनुबंध है जो कई शर्तों के साथ आता है। और उस दस्तावेज को, उस अनुबंध के नियमों को समझे बिना उसमें अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगाना निवेश नहीं कहा जा सकता। वो पूरी तरह से अंधा विश्वास है। हाँ, वो तो गैम्बलिंग जैसी बात हो गई। वो उसी बिना एयरबैग वाली स्पोर्ट्स कार को तीखे मोड़ों पर पूरी रफ्तार में चलाने जैसा है। जब तक सब ठीक है तब तक मजा आता है, लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। सही और सटीक जानकारी ही वो एकमात्र एयरबैग है जो बाजार के बड़े झटकों से बचा सकती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से ये बात तो पूरी तरह साबित हो गई कि उबाऊ लगने वाले इन दस्तावेजों के पन्नों में भविष्य को सुरक्षित रखने वाली कितनी अहम बातें छुपी होती हैं। SID और KIM सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, वे हमारे निवेश की ढाल हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले ना, एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जो आज के हमारे विश्लेषण से ही प्रेरित है। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता इस पर जरूर सोचें। वो सवाल क्या है? ये सोचने वाली बात है कि अगर आज के समय में लाखों लोग बिना दस्तावेज पढ़े एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड जैसी कड़ी शर्तों को बिना समझे बाजार में धड़ल्ले से अपना पैसा लगा रहे हैं, हाँ, जो कि हो भी रहा है, तो जब भविष्य में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आएगा, जब कोई भारी मंदी बाजार को अपनी चपेट में लेगी और हर कोई एक ही समय पर घबराकर अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा? ये बहुत डरावना परिदृश्य है। क्या निवेशकों का असली नुकसान बाजार के गिरने से होगा, या फिर ये जो छिपी हुई शर्तें हैं ये उन घबराए हुए लोगों को हमेशा के लिए उसी सिस्टम में फंसा देंगी जिससे वे बाहर भागना चाहते हैं? सोचने वाली बात है। क्या वे एग्जिट लोड के भारी जुर्माने और लॉक इन के उन कानूनी दरवाजों के बाहर खड़े नहीं रह जाएंगे जो संकट के समय अंदर से बंद हो चुके होंगे? क्या बिना सोचे समझे किए गए निवेश का ये ढांचा खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं बन चुका है? सच में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, इस गहरे सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।